औद्योगिक क्रांति, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद धुआं उगलती फैक्ट्रियां, है ना? और वो भाप से चलने वाली ट्रेनें। हमें तो यही सिखाया गया है कि ये इंसानी तरक्की की सबसे शानदार कहानी थी, जब मशीनों ने दुनिया को बदल दिया और हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर धकेल दिया। और देखिए, उस जमाने में लोग सोचते भी कुछ ऐसा ही थे। ये जो तस्वीर है, ये 1900 की एक म्यूजिक बुक का कवर है। टाइटल है सदी का सवेरा। इसमें आप देख सकते हैं, तरक्की की एक देवी है जो उस समय के पंखों वाले पहिए पर बैठकर भविष्य की तरफ उड़ रही है। और पीछे क्या है? रेलवे, कैमरे, फैक्ट्रियां। मतलब मैसेज एकदम क्लियर था, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये तो एक डिवाइन पावर है जिसे कोई रोक नहीं सकता। और ये सोच ये और भी गहरी होती चली गई। जरा इस तस्वीर को देखिए, इसमें दो जादूगरों की तुलना की गई है। एक तरफ है पूरब का अलादीन जो अपने चिराग से महल बना देता है, और दूसरी तरफ है पश्चिम का एक मॉडर्न मैकेनिक। वो अपने औजारों से पुल, जहाज और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर रहा है। तो संदेश क्या था? सीधा साफ कि असली जादू तो अब वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है। लेकिन क्या ये चमक दमक वाली कहानी ही पूरी सच्चाई है? क्या वाकई ये क्रांति इतनी तेज थी, इतनी शानदार थी? चलिए, इन तस्वीरों के पीछे की असली कहानी को थोड़ा खोद कर देखते हैं। तो असली कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही चौंकाने वाली बात से। वो ये कि फैक्ट्रियों के आने से बहुत बहुत पहले ही एक बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल सिस्टम काम कर रहा था। अच्छा, इतिहासकार इसे एक नाम देते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। ये वो दौर था जब इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन फैक्ट्रियों में नहीं, बल्कि गांवों में, लोगों के घरों के अंदर। होता ये था कि शहर के व्यापारी गांव के परिवारों को कच्चा माल और कुछ एडवांस पैसा दे देते थे और उनसे तैयार माल ले लेते थे। ये पूरा का पूरा सिस्टम एक नेटवर्क की तरह काम करता था। सोचिए, व्यापारी ने ऊन खरीदा, उसे सूत काटने वालों तक पहुंचाया, फिर वो धागा गया बुनकरों और रंगरेजों के पास, और आखिर में जब कपड़ा तैयार हो गया तो उसकी फिनिशिंग होती थी लंदन में, और फिर वहीं से उसे पूरी दुनिया में बेच दिया जाता था। तो मतलब कोई एक फैक्ट्री नहीं थी, पूरा का पूरा देहात ही एक विशाल फैक्ट्री बन चुका था। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी की। हमें लगता है कि ये बदलाव बहुत तेजी से आया, एक क्रांति की तरह। पर सच तो ये है कि ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया थी जो दशकों तक चली। तो सवाल यह है कि यह बदलाव इतना धीमा था क्यों? देखिए, इसके कई कारण थे। पहली बात तो यह है कि नई फैक्ट्रियां पुराने ट्रेडिशनल उद्योगों को इतनी आसानी से हटा नहीं पाईं। दूसरी तरफ ये पुराने उद्योग भी चुप नहीं बैठे थे, वो भी छोटे मोटे इनोवेशंस कर रहे थे। फिर जो नई टेक्नोलॉजी थी वो बहुत महंगी थी और अक्सर खराब भी हो जाती थी। और सबसे जरूरी बात, ज्यादातर कारीगर अब भी मशीनों पर काम नहीं कर रहे थे, वो अपने हाथों से, अपने औजारों से काम कर रहे थे। इस धीमी रफ्तार का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? ये नंबर 321। 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन थे। जी हां, आपने सही सुना, सिर्फ 321। जिस टेक्नोलॉजी को हम क्रांति का चेहरा मानते हैं, उसे अपनाने में भी उद्योगपतियों ने बहुत धीरे धीरे कदम बढ़ाए। और ये सिर्फ स्टीम इंजन की बात नहीं है। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 19वीं सदी के आखिर तक भी 20% से भी कम मजदूर नई टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर्स में काम कर रहे थे। ज्यादातर लोग कहाँ थे? वो अब भी पारंपरिक तरीकों से अपने घरों में या छोटी छोटी वर्कशॉप्स में काम कर रहे थे। इसका मतलब साफ है, ज्यादातर मजदूरों के लिए फैक्ट्री वाली जिंदगी अभी भी एक दूर की कौड़ी थी। तो एक सवाल मन में आता है ना कि भाई, जब मशीनें आ रही थीं तो फिर हाथ का काम इतने लंबे समय तक टिका कैसे रहा? इसके पीछे बहुत ठोस वजह थी, इकोनॉमिक भी और कल्चरल भी। देखिए, मशीनों और हाथ के काम में एक बहुत सीधा साधा फर्क था। मशीनें क्या करती थी? वो एक जैसा स्टैंडर्ड सामान बनाती थी। वहीं हाथ से बहुत ही बारीक इंट्रिकेट डिजाइन्स तैयार होते थे। मशीनों में पैसा बहुत लगता था, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, जबकि मजदूर वो तो सस्ते में मिल जाते थे। और सबसे बड़ी बात, सोचिए, अगर काम सिर्फ कुछ महीनों का है तो कोई मशीन क्यों खरीदेगा? मजदूर रखना कहीं ज्यादा सस्ता और आसान था। तो बात यह थी कि एक तो उद्योगपतियों के पास मजदूरों की कोई कमी ही नहीं थी, तो मजदूरी भी कम थी। दूसरा, कई इंडस्ट्रीज जैसे प्रिंटिंग या शराब की भट्टियां, इनमें काम सीजनल होता था। तीसरा, जो अमीर लोग थे, एरिस्टोक्रेसी, वो तो हाथ से बनी नफीस चीजों को ही अपनी शान समझते थे। और आखिर में कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें मशीनें बना ही नहीं सकती थीं, जैसे कि
500 अलग अलग तरह के हथौड़े या 45 तरह की कुल्हाड़ियां, इनके लिए तो इंसानी हुनर ही चाहिए था। लेकिन इस सारी तरक्की की, इस तथाकथित प्रोग्रेस की असली कीमत कौन चुका रहा था? चलिए अब कहानी के उस पहलू पर आते हैं और मजदूरों की जिंदगी की कठोर सच्चाइयों पर एक नज़र डालते हैं। कल्पना कीजिए, जैसे ही गांव तक ये खबर पहुंचती कि शहरों में नौकरियां हैं, सैकड़ों लोग अपना सब कुछ छोड़कर काम की तलाश में शहरों की ओर निकल पड़ते थे। उम्मीद होती थी एक बेहतर जिंदगी की, लेकिन अक्सर जो हकीकत उनका इंतजार कर रही होती थी वो बहुत क्रूर थी। विल थॉर्न नाम के एक मजदूर ने 1881 में अपने अनुभव के बारे में लिखा था। वो कहते हैं, तीसरे दिन के आखिर तक हमारा सारा पैसा खत्म हो गया। 2 रातें हमने बाहर सोकर बिताईं। जब हम लंदन पहुंचे तो हमने अपने दोस्त को खोजने की कोशिश की, पर हम नाकाम रहे। ये बस एक छोटी सी झलक है कि उस समय काम खोजना कितना मुश्किल था। ये जो तस्वीर है, इसका टाइटल है बेघर और भूखे। ये उन लोगों की हालत को दिखाती है जिन्हें काम नहीं मिल पाता था। बहुत से लोगों को रात गुजारने के लिए सरकारी रैन बसेरों का सहारा लेना पड़ता था, जो कि एक बहुत ही अपमानजनक अनुभव होता था। तो एक आम मजदूर की जिंदगी कैसी थी? अनिश्चितताओं से भरी हुई। नौकरी अक्सर जान पहचान से मिलती थी, काबिलियत से नहीं। काम अक्सर सीजनल होता था, जिसका मतलब था लंबे लंबे बेरोजगारी के दौर। जब चीजें महंगी होती तो मजदूरी की असली कीमत घट जाती, और जब आर्थिक मंदी आती तो बेरोजगारी 35 से 75% तक पहुंच जाती थी। सोचिए, इसी बेरोजगारी के डर ने ही तो मजदूरों को स्पिनिंग जेनी जैसी नई मशीनों का दुश्मन बना दिया था। तो चलिए वहीं वापस चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। हाँ, ये तरक्की थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि ये तरक्की आखिर थी किसके लिए? क्योंकि मशीनों, फैक्ट्रियों और मुनाफे की इस चमकदार कहानी के पीछे लाखों मजदूरों के संघर्ष, उनकी अनिश्चितता और उनकी मुश्किल जिंदगी की एक और कहानी छिपी हुई थी। और शायद यही औद्योगिक क्रांति की असली कहानी है।